मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 2024 लोकसभा चुनाव जल्द ही आ रहा है और किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। एक तरफ ईवीएम को लेकर देश में बड़ा एक माहौल है और ऐसे में अमित शाह जी का बयान आया और सीए लागू कर दिया गया। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल साहब जुड़े हैं। सर, हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और मूल निवासी नायक के मुख्य संपादक माननीय राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, हम आपका भी अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। सर, आपका अभी बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव, और ऐसे में एक तरफ जो है किसान बड़े पैमाने पर एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सड़कों पर है, दूसरी तरफ ईवीएम का भी मामला बहुत गर्म है और ऐसे में सीएए का लागू होना है, ये क्या लगता है आपको? देश में जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है, उस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके आधार पर वो इलेक्शन में वोट मांग सके। देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। एससी, एसटी, ओबीसी को ये लग रहा है कि जो उसके संवैधानिक हक अधिकार हैं उस पर डाका डाला जा रहा है और उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है। महिलाओं के ऊपर पूरे देश में बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि किसान एमएसपी गारंटी कानून को लेकर लगातार आंदोलन पर है और अभी कई जगह से ये खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान जहां इकट्ठा महापंचायत होने चला। वाले थे वहां रामलीला मैदान में पानी भरवा दिया गया है। ऐसी जानकारियां भी सोशल मीडिया में आ रही है। ईवीएम को लेकर बहुत ज्यादा माहौल गर्म है और जिस प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा रवैया अपनाया जा रहा है ईवीएम को लेकर, उससे और भी ज्यादा लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भी चल रहा है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस इशू करके सोमवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का बड़ा मुद्दा है। ये जो तमाम मुद्दे हैं ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो एक बहुत बड़े वोटर को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात का डर लग रहा है कि अगर इन मुद्दों पर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन मुद्दों के आधार पर अगर वोट डाले गए तो आरएसएस बीजेपी के लोगों को चुनाव जीतना संभव नहीं है। तो इसलिए आरएसएस बीजेपी के लोग इन मुद्दों पर भारत में 2024 का इलेक्शन हो, इस पर नहीं चाहते इलेक्शन करवाना, बल्कि वो ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान की बहस के बीच इलेक्शन हो ताकि हिंदू के नाम पर ओबीसी, एससी, एसटी के वोटों का ध्रुवीकरण करके आरएसएस बीजेपी के लोग चुनाव जीत सके। इस षड्यंत्र के तहत बहुत सारी चीजें की जा रही है। पिछले दिनों राम मंदिर के उद्घाटन को बहुत ज्यादा हवा दिया गया, हालांकि पब्लिक ने इतना रिस्पांस नहीं दिया और इसलिए उनको फिर काशी मथुरा का मुद्दा उठाना पड़ा, मगर उसको भी पब्लिक ने रिस्पांस नहीं दिया। तो अभी वो सीए चुनाव घोषित होने के कुछ दिन पहले ही उन्होंने सीए लागू करके ये कोशिश किया कि देश में जो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की एमएसपी गारंटी, ईवीएम घोटाला, जाति आधारित जनगणना, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो तमाम चर्चा चल रही है, इस सारी चर्चा को डाइवर्ट किया जाए और केवल सीए पर चर्चा हो जिससे हिंदू और मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण किया जा सके। तो ये जो इलेक्शन के ठीक पहले सीए लागू करने का मामला है, ये मामला वोटों का ध्रुवीकरण करने का मामला है।
तो इससे देश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और अपने हक अधिकार के मुद्दों की लड़ाई को मजबूत करने की जरूरत है। सर जैसे अभी सीए लागू हुआ है चुनाव के पहले, तो ये हिंदू मुसलमान विवाद का भी ऐसा कुछ चुनाव के पहले कुछ मामला हो सकता है क्या? नहीं, ये जो सीए लाया गया, चूंकि सीए में ये कहा गया कि जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में जो प्रताड़ित गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम धर्म के अलावा बौद्ध हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, उन मुस्लिम धर्म के अलावा बाकी सभी धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उनका शोषण हो रहा है, तो भारत सरकार से अगर नागरिकता की मांग करेंगे तो हम सीए के माध्यम से नागरिकता देंगे। अब शोषण तो श्रीलंका से भी खबरें आती हैं, शोषण के और भी देशों से खबरें आती हैं, मगर उन देशों को सीए में नहीं शामिल किया गया। सीए में केवल मुस्लिम कंट्रियों को शामिल किया गया। दूसरा मुद्दा यह बनाया गया कि वो मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन मुस्लिम लोगों का इसलिए शोषण वहां नहीं हो सकता, तो इसलिए मुसलमानों के लिए इस कानून में जगह देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये शोषण के विरुद्ध नागरिकता देने का मामला था, तो तमाम खबरें हम लोग पढ़ते रहते हैं बांग्लादेश वगैरह में, पाकिस्तान वगैरह में, कि मुसलमानों में भी कुछ जो मुसलमान हैं, चूंकि जाति व्यवस्था के शिकार, तो जब यहाँ का समाज रहा वो बाद में मुसलमान बने, तो मुसलमान बनने के बाद भी जाति व्यवस्था के शिकार है, तो उनका भी शोषण हो रहा है, लेकिन उनको इस कानून में नहीं शामिल किया गया। तो इसका मतलब ये है कि जब मुसलमानों को नहीं शामिल किया गया, फिर इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि सीए के साथ हम एनआरसी भी लेकर आए। अब एनआरसी लेकर आएंगे तो इसका दूसरा मुद्दा ये हो गया कि जब एनआरसी लेकर आएंगे तो आप एनआरसी पहले करेंगे और एनआरसी में जिनके पास कागज नहीं होगा उनको सीए के आधार पर नागरिकता देंगे, लेकिन मुस्लिम लोगों के पास अगर कागज नहीं होगा तो उनको सीए के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, तो ये कितना सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं टिकेगा ये तो बाद का विषय है, लेकिन इस प्रकार का जो विवाद खड़ा किया गया, इस विवाद के नाम पर हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण करने की बड़ी साजिश है। इस साजिश से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, अभी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है ईवीएम से ही चुनाव होंगे या बैलेट पेपर से चुनाव होंगे? नहीं, अभी जो हम लोगों की मांग है वो दो प्रकार की है। एक मांग तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, जो पेपर ट्रेल से जो कागजी मतपत्र निकल रहे हैं, अगर उन मतपत्रों की गिनती की व्यवस्था किया जाए तो उसके आधार पर भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए जा सकते हैं, जैसा कि 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके आधार पर कराए जा सकते हैं। अगर सरकार ये कराना नहीं चाहती, चुनाव आयोग ये कराना नहीं चाहता, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। ये दो प्रकार की डिमांड है। अब बैलेट पेपर जो छपाई होती है वो नॉमिनेशन फाइल होने के बाद में होती है, तो इसलिए अभी पर्याप्त मौका है चुनाव आयोग के पास में फैसला करने का। तो अभी जिस प्रकार की लड़ाई आगे बढ़ रही है उससे इस बात की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं कि इसमें जरूर परिवर्तन होगा और 24 के इलेक्शन के पहले कोई ऐसा परिवर्तन होगा जिससे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन सुनिश्चित किया जा सके। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस है और मैदान में भी लड़ाई बहुत ज्यादा मजबूत हुई है, तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस पर फैसला लेना होगा उनको, या लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राजकुमार सर, आप कुछ पूछ रहे थे? मेरा एक सवाल था कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेकर के एक याचिका दायर किया गया था कि उसको रोक लगाया जाए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 तारीख के लिए एक डेट फिक्स कर दिया है। तो आपको कैसा लगता है कि यह किसके फेवर में फैसला हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि किसके फेवर में फैसला होगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो भारत का संविधान है वो भारत का संविधान जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है। अगर आप शरणार्थियों को शरण देने के लिए कोई नागरिकता कानून बना रहे हो, हालांकि ऐसे कानून पहले से अवेलेबल है,
और लॉन्ग टर्म वीजा प्रोसेस भी भारत में लागू है। बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म का वीजा लेकर भारत में रह रहे हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी अगर सरकार सीए जैसा कानून ला रही है तो उसमें सभी धर्म के लोगों को सम्मान देना चाहिए और सभी धर्म के लोगों के लिए समान कानून लागू करना चाहिए। तो ये जो तर्क लोगों के द्वारा दिया जा रहा है तो इसमें ये गलत है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम मुसलमान भी हैं जिनका पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में शोषण आ रहा है। समय समय पर ऐसी खबरें आती रहती है। तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि वो क्या फैसला देंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि सीए जो चुनाव के पहले लागू किया गया है इन वक्त पर, वो भाजपा सरकार की नाकामियों को छुपा करके हिंदू और मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण करके ओबीसी, एससी, एसटी के वोटों का हिंदू के नाम पर लूट करने के लिए ये लाया गया है। तो मुसलमान इससे सतर्क है, मगर ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के वोटों की लूट इसके नाम पर आरएसएस बीजेपी के लोग ना लूट सके इनके वोटों को, इसके लिए ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इस पर एक चीज और हुआ है कि इस पर अमेरिका ने एक प्रतिक्रिया दिया है सीए को लेकर के। तो इस पर जो कानून मंत्री हैं, जो विदेश मंत्री हैं, जयशंकर जी का इस पर कहना है कि भारत का आंतरिक मामला है, इसमें अमेरिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये क्या हो सकता है? नहीं, जो नागरिकता के तमाम कानून हैं तो उन कानूनों में बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी बातें ये मानी गई हैं कि हम अगर कोई देश का नागरिक हमसे शरण मांगेगा तो हम उसको शरण देंगे। इस पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं। तो इसके आधार पर अगर कोई विदेशी नागरिक भी है, ये तो भारत के ही हिस्से थे पाकिस्तान और बांग्लादेश, और भारत से ही लोग वहां गए हैं, लेकिन अगर दूसरे देश से भी शरणार्थी शरण मांगता है तो उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहमति है कि उसको शरण दिया जाता है। अब ये बात कि ये धर्म के आधार पर एक विशेष धर्म को उससे बाहर रखा गया, और उसको लेकर पिछले दिनों जब ये लागू हुआ था कोविड के पहले, तो जब इसको लाया गया था कोविड के पहले, तो इस पर बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा हुआ था पूरे देश भर में, और पूरी दुनिया के तमाम हिस्सों से इस पर प्रतिक्रिया आई थी। तो अगर कोविड का ये समय नहीं आया होता तो शायद इस आंदोलन को रोकना सरकार के लिए संभव नहीं था। तो इस पर बहुत ज्यादा विवाद था, और बहुत ज्यादा विवाद होने की वजह से इस कानून को स्थगित करके सरकार के द्वारा रखा गया था। लेकिन चुनाव के ठीक पहले, ये टाइमिंग जो है, चुनाव के ठीक पहले इसको लागू करने की घोषणा क्यों की गई, ये बड़ा सवाल है कि चुनाव के ठीक पहले इसको लागू करने के, अभी तक स्थगित रखा गया था, 2019 से अभी तक स्थगित रखा गया था। अभी इसको लागू करने की घोषणा चुनाव के ठीक पहले करने का मतलब यह है कि आरएसएस और बीजेपी ने जितने मुद्दे उठाए उनको नहीं यकीन और विश्वास हो रहा है कि उन मुद्दों के आधार पर वो चुनाव जीत सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का, जिस पर एक बहुत लंबा विवाद, जब ये कानून आया तो बहुत लंबा विवाद जिस पर हुआ था, उस मुद्दे को फिर से उठा करके उस विवाद को हवा देना चाहते हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। इस परिप्रेक्ष्य में इसको ज्यादा समझने की जरूरत है। इंटरनेशनल लोग इसलिए उठा रहे हैं कि उनको ऐसा मैसेज जा रहा है जो कि एक विशेष धर्म को बाइकाट किया गया है। तो इंटरनेशनल लोगों का ये मानना है किसी भी देश में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, ये यूएनओ ने इस सिद्धांत को यूएनओ ने स्वीकार किया है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो सीए में केवल एक धर्म को ही बाइकाट किया गया है, तो इसके आधार पर जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है उसको भी ये लग रहा है कि एक धर्म को बाइकाट करना गलत है। तो इसलिए इस प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही। सर, ये सीए के विरोध में क्या आप कोई आंदोलन करेंगे, विरोध पर कोई प्रदर्शन करेंगे? अभी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो अभी इसके आधार पर देखा जाएगा कि आने वाले समय में
अगर इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से किया जाएगा, क्योंकि ये ओबीसी एससी एसटी को हिंदू के नाम पर मूर्ख बनाकर इनका वोट लूटने का और इनके हक अधिकार को खत्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये दिखाई दे रहा है मुसलमानों के विरोध में, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये ओबीसी एससी एसटी को मूर्ख बनाकर उनका वोट लूटने का षड्यंत्र है। उनके सारे मुद्दे हवा में उड़ाकर उनका वोट लूटकर उनके ही हक अधिकार खत्म करने का मामला है। दूसरा जो सीए एनआरसी है, जो सीए एनआरसी है, अगर इसको जिस प्रकार से कई बार पहले सीए की बात होती है फिर एनआरसी की बात होती है, तो इससे तो हर आदमी लाइन में लग जाएगा। जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी में यह बताया गया था कि केवल अमीर लोग ही लाइन में लगेंगे, गरीब लोग बहुत खुश थे कि अब जिनके जिनके पास काला धन है वो सबको लाइन में लगना पड़ेगा और जो बड़े लोग हैं वो लोगों का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। ऐसा गरीब लोग बहुत खुश थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे और गरीब वर्ग के लोग थे वो बहुत खुश थे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा, बड़े लोगों ने तो अपनी नोट सब बदलवा लिया, लेकिन जो गरीब लोग थे वो लाइन में लगे और वही मरे लाइन में लगकर। तो अभी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो मुसलमानों के खिलाफ में है। असम में जब ये आंदोलन चल रहा था तो जो लोग इस आंदोलन के साथ में थे, बाद में जब एनआरसी हुई तो जब ये हुआ तो उसमें असम में वही लोग बाहर हो गए एनआरसी से जो कि ये चाह रहे थे कि एनआरसी हो। जो 19 लाख लोग उसमें थे, उसमें 14 लाख लोग ओबीसी एससी एसटी मतलब गैर मुस्लिम लोग थे। उसमें से बहुत सारे लोग, जब आरएसएस बीजेपी के लोग एनआरसी के लिए वहां आंदोलन चला रहे थे तो वो लोग उनके समर्थन में थे, और बाद में उन्हीं के पास उन्हीं को समस्या हो गई, वही बाहर हो गए। तो ऐसी स्थिति देश भर में हो सकती है। तो ये जो इस प्रकार के विवादित सब्जेक्ट लाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा बार बार, ये विवादित सब्जेक्ट लाने के पीछे का मकसद ये है कि इस देश की बहुसंख्यक जो प्रजा है उसको नॉन इशू की तरफ डाइवर्ट करना, और जो उसके मौलिक इशू हैं उन मौलिक इशू की तरफ उसका ध्यान नहीं जाना चाहिए, और जो उनके हक अधिकार हैं उनको खत्म करना चाहिए, और केवल उनको धर्म के नाम पर लड़ाई लगाकर उसमें ही फंसा कर रखना चाहिए। तो ये षड्यंत्र लोगों को समझने की जरूरत। अभी चुनाव कल घोषित हो जाएगा, चुनाव की तारीख कल घोषित हो जाएगा। अभी काला धन का मामला आया, जैसे आपने बताया काले धन को लेकर के अभी एक मामला चल रहा है जो चुनावी चंदा। अभी जो चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी किया है इसमें बहुत सारी कंपनियों के नाम है, इसने उजागर कर दिया है। तो क्या अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी एक चर्चा है कि तुम मुझे चंदा दो हम तुम्हें धंधा देंगे, ये क्या है मामला? ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, इसमें यह कहा गया था कि जो लोग देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड, जो लोग खरीदेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक से खरीदना पड़ता है। उस बॉन्ड को कोई भी आदमी बैंक से खरीद सकता है या कोई भी कंपनी बैंक से खरीद सकती है, और जब वो खरीदेगी तो वो किसी भी पार्टी को दे सकती है जिस पार्टी को वो देना चाहता है, और वो पार्टी जब उसको बैंक में देगा तो बैंक जितने का इलेक्टोरल बॉन्ड होगा उतना पैसा उस पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, और जो आदमी उस पार्टी के अकाउंट के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर देगा उस पार्टी को, उस आदमी की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इस प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर कानूनी घोषित कर दिया और उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह कहा कि आप लिस्ट जारी करो कि किन किन लोगों ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके किन किन पार्टियों को दिया हुआ है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जिन कंपनियों ने खरीदा, जो कि बताया जा रहा है कि 6-6.5 हजार करोड़ से ज्यादा अकेले बीजेपी के पास में गया है। तो 6.5 हजार करोड़ अगर अकेले बीजेपी के पास में गया है तो ये बहुत बड़ी राशि होती है।
जी। तो जो लोग दे रहे हैं तो उनको बेनिफिट इनडायरेक्टली सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार उनको बेनिफिट पहुंचा रही है, इसलिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके उस पार्टी को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं जिस पार्टी की सरकार है। तो जी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मान लो किसी कंपनी के पास में ब्लैक मनी है, तो जिस कंपनी के पास ब्लैक मनी है, जिस पार्टी के पास ब्लैक मनी है, या जिस व्यक्ति के पास ब्लैक मनी है, जिस कंपनी के पास ब्लैक मनी है, चूंकि पहचान उजागर नहीं किया जाएगा, तो उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया और उसने पार्टी को दे दिया। तो इसका एक मतलब यह है कि ब्लैक मनी को पार्टी के खाते में डालकर व्हाइट मनी हो जाएगा। और अगर किसी ने ये खरीद लिया और उसको किसी पार्टी ने बैंक में देकर पैसा नहीं अपने अकाउंट में लिया, तो ये पीएम केयर में चला जाएगा। तो पीएम केयर का भी अभी तक कुछ पता नहीं चलता है कि पीएम केयर में जाने के बाद उसका क्या होता है, उसके कितने पैसे आए, उसका क्या हिसाब किताब है, कुछ भी पता नहीं है आज तक किसी को। तो ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है, ये बहुत बहुत बड़ा जो है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये अभी लोगों के सामने आना बाकी है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बहुत फटकार लगाई है कि ठीक प्रकार से डाटा नहीं दिया गया है चुनाव आयोग को। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बहुत फटकार लगाई है और सोमवार तक जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये जो सारा का सारा उद्योगपतियों से मिली भगत का मामला है और उद्योगपतियों को सरकारी फायदा पहुंचा करके और उनसे पार्टी फंड के रूप में वापस पैसा लेने का जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के का जो खुलासा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वो लोग क्या चाहते हैं कि अभी चुनाव तक इसका खुलासा नहीं होना चाहिए, कम से कम, या कभी भी नहीं होना चाहिए, वो तो ऐसा ही चाहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई कह रही थी कि हमें तो जून तक का समय चाहिए, अभी हम नहीं दे सकते हैं। अगर कोई भी आदमी बैंक में जाए तो एक क्लिक से उसका सारा डाटा आ जाता है जी। मगर जब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में डाटा देने की जानकारी आई तो एसबीआई कह रही है कि हमारे कंप्यूटर में तो डाटा नहीं है, हमें तो कलेक्ट करना पड़ेगा, इसका ये करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें जून तक का समय चाहिए। तो इससे ये बात पता चलती है कि एसबीआई भारी दबाव में है और वो जानबूझकर समय टालना चाहती है। और फिर जब उसने डाटा दिया तो ठीक तरीके से डाटा नहीं दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फिर से उनको ये कहना पड़ा कि आप सोमवार तक जवाब दाखिल करो। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये आरएसएस बीजेपी के लोग इसमें बहुत ज्यादा मुनाफे में हैं और इसलिए वो लोग इसको छुपाना चाहते हैं कि देश की जनता को पता ना चले। तो हमारे साथ थे चौधरी विकास पटेल, जिन्होंने बताया कि सीए के विरोध में अगर जरूरत पड़ी तो हम जो है प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।